हेलो एवरीवन, आप सभी का अपनी यूट्यूब क्लासेस निहारिका क्लासेस में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। जी हाँ, हम हमारी पिछली क्लास में जो है हार्डवेयर डिवाइस के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे तीसरा पॉइंट प्रोसेसिंग डिवाइस, जो कि हमने हमारी पिछली 2 क्लासों में कंप्लीट कर लिया है। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं हार्डवेयर डिवाइस का चौथा पॉइंट मेमोरी डिवाइस। तो क्या होती है मेमोरी डिवाइस, और मेमोरी डिवाइस के अंतर्गत जो हम मेमोरी वाला पार्ट पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि मेमोरी एक्चुअल में कंप्यूटर का कौन सा भाग है और मेमोरी स्वयं जो है वो कितने प्रकार की होती है, यानी टाइप्स ऑफ मेमोरी को देखेंगे। और यहाँ से भी जो है प्रश्न बनते ही बनते हैं। किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जहाँ पर कंप्यूटर आ रहा है वहाँ पर मेमोरी वाले चैप्टर से रिलेटेड भी बहुत सारे प्रश्न हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। और आज हम मतलब इस मेमोरी वाला चैप्टर जो कि इम्पोर्टेंट है और इससे प्रश्न आते ही आते हैं ना। आप कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, लाइक आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम ले लीजिए, आप दिल्ली पुलिस ले लीजिए, या सहकारी बैंक वाली जो अभी भर्ती निकली है उसमें भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें 25 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के आने वाले हैं। तो जो भी ऐसी वैकेंसी है जहाँ कंप्यूटर आने वाला है वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस वो भी है जो मेमोरी वाले चैप्टर से आते हैं। तो आज हम जो है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस मेमोरी वाले चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ में जो हमारा मेमोरी वाला चैप्टर है उसको बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल सरल तरीके से हम समझने वाले हैं। तो चलिए आ जाइए क्लास के अंदर और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मेमोरी डिवाइस। ठीक है, चलिए तो देखिएगा कि हम स्टार्ट करने वाले हैं हार्डवेयर डिवाइस के अंदर जो है हमारा चौथा पॉइंट वो है मेमोरी डिवाइस। मेमोरी डिवाइस कि भाई मेमोरी डिवाइस क्या है, मेमोरी डिवाइस कौन कौन सी होती हैं। हम बात कर रहे हैं कि भाई मेमोरी डिवाइस कौन कौन सी होती है। सबसे पहले मेमोरी डिवाइस को जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि कंप्यूटर में मेमोरी कहते किसे हैं, है ना। कंप्यूटर में मेमोरी कहा किसे जाता है, पहले उसके बारे में हमें मालूम होगा तो हम जो है कंप्यूटर की मेमोरी डिवाइस के बारे में भी अच्छे से पढ़ लेंगे। तो देखिएगा कि बेसिकली हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, जो भी हमारी इनपुट डिवाइस होती हैं उन इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर को सबसे पहले कोई भी कार्य सौंपते हैं। कार्य कैसे सौंपते हैं कि हम इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर के अंदर कोई ना कोई डाटा जो है एंटर करते हैं। जब वो डाटा हम एंटर करते हैं तो वो डाटा कंप्यूटर में किस जगह जाके स्टोर होता है। भाई अभी हमने कंप्यूटर को काम करने के लिए दिया है, अब ऐसा नहीं होता है कि कंप्यूटर को आपने काम करने के लिए दे दिया तो कंप्यूटर ने हैंड टू हैंड लिया और हैंड टू हैंड उस डाटा पे प्रोसेस किया और आपको जो आउटपुट दिखा दिया। पहले वो डाटा कंप्यूटर में कहीं पे जाके स्टोर होता है, किसी स्थान पे जाके स्टोर होता है। तो कंप्यूटर में इनपुट यूनिट के माध्यम से दिया गया कोई भी डाटा या निर्देश कंप्यूटर की जिस स्थान पे जाके स्टोर होता है वो स्थान एक प्रकार से एक इलेक्ट्रॉनिक स्थान होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेस होता है। और उसी इलेक्ट्रॉनिक स्थान, उसी इलेक्ट्रॉनिक प्लेस को हम कहते हैं मेमोरी। क्या कहते हैं? मेमोरी। ठीक है, अब वो प्लेस है तो इसका मतलब कि वहाँ कोई ना कोई ऐसा मीडियम होगा जहाँ पर ये डाटा जाके स्टोर होता है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉनिक डाटा को इलेक्ट्रॉनिक प्लेस पे स्टोर करने के लिए जिस मीडियम की हमें आवश्यकता होती है या जो मीडियम डाटा को स्टोर करता है वो मीडियम ही हमारा या वो मीडिया ही हमारी क्या कहलाती है? स्टोरेज डिवाइस, या जिसे हम कहते हैं मेमोरी डिवाइस। यानी डाटा को संग्रह करके रखना, डाटा को संग्रहित करके रखना, डाटा को स्टोर करके रखने के लिए हम जो है स्टोरेज डिवाइस का उपयोग करते हैं। और वो सारी की सारी स्टोरेज डिवाइस एक तरीके से हमारी क्या होती है, वो सारी की सारी स्टोरेज डिवाइस हमारी मेमोरी डिवाइस ही कहलाती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मेमोरी डिवाइस किसे कहते हैं। एक वो कि जिस तरीके से हम लोग हमारे दिन भर में इतने कार्यों को याद रखते हैं कि हमें जो है सुबह उठते ही, जैसे हम रात को एक दिन सोने से पहले हमारे माइंड में ये सोच के सोते हैं कि हमें सुबह उठ के ये काम करना है, तो उस सुबह उठ के जो काम करना है उसको हम एक दिन पहले रात में सोच के सो रहे हैं। क्यों सोच के सो रहे हैं? कि वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में स्टोर रहे और सुबह उठते ही जो है हमें ये बात याद आए कि हम जो है हमें ये काम करना था, सुबह उठ के हमें ये काम करना था। तो हमारा माइंड भी बहुत सारी चीज़ों को जो है अपने दिमाग के अंदर स्टोर करके रखता है। तो हमारे दिमाग के अंदर भी जो
स्टोर करने की क्षमता है ना, ताकि हम जो है बहुत सी बातों को बहुत समय तक याद रख सके। वही कार्य जो है कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर में भी बहुत सारे कार्यों को याद रखने का कार्य जो है वो किसके पास होता है, कंप्यूटर कैसे इन सारी चीज़ों को याद करके रख सकता है। तो कंप्यूटर जो है इन सारी चीज़ों को जो है मेमोरी डिवाइस के माध्यम से याद करके रख सकता है। या हम कह दें कि कंप्यूटर में भी अपनी एक मेमोरी होती है। जिस तरीके से मानव की खुद की एक मेमोरी होती है, मानव मस्तिष्क की जैसे अपनी एक मेमोरी होती है, उसी तरीके से कंप्यूटर की भी एक अपनी मेमोरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको मेमोरी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, साथ ही साथ मेमोरी डिवाइस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मेमोरी डिवाइस क्या है या स्टोरेज डिवाइस क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हम लिखना स्टार्ट करेंगे कि भाई किसे आप मेमोरी डिवाइस या वो कहते हैं। ठीक है, चलिए तो लिखना स्टार्ट कीजिए कि इनपुट डिवाइस द्वारा दिए गए डाटा या निर्देश, इनपुट डिवाइस द्वारा दिए गए डाटा या निर्देश कंप्यूटर सिस्टम इनपुट डिवाइस द्वारा दिए गए जो डाटा या निर्देश कंप्यूटर सिस्टम को दिए जाते हैं, उन निर्देशों को कंप्यूटर में एक इलेक्ट्रॉनिक स्थान पर स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्थान पे स्टोर करके रखा जाता है। ये स्टोरेज प्लेस ही मेमोरी कहलाता है। ये स्टोरेज प्लेस ही मेमोरी कहलाता है तथा ये स्टोरेज प्लेस ही मेमोरी कहलाता है। फिर लिखेंगे हम कि तथा जिस स्टोरेज मीडिया द्वारा ये डाटा स्टोर किए जाते हैं, वह सभी स्टोरेज या मेमोरी डिवाइस कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने सबसे पहले ये देखा कि मेमोरी एक्चुअल में है क्या। तो कंप्यूटर में जो है इतना सारा डाटा या निर्देश जो होते हैं जो इनपुट डिवाइस के माध्यम से दिया जाता है, उन इनपुट डिवाइस के माध्यम से दिए गए डाटा या निर्देशों को जो है कंप्यूटर अपनी एक जगह स्टोर करके रखता है। तो जब हमें वापस उस डाटा की आवश्यकता पड़ती है तो हम आवश्यकता के अनुसार कंप्यूटर से वो डाटा प्राप्त भी कर सकते हैं। तो जिस जगह वो स्टोर करके रखता है तो इन डाटा को स्टोर करने वाला जो प्लेस होता है वो कहलाता है स्टोरेज प्लेस, और जिस मीडियम के द्वारा ये डाटा स्टोर किया जाता है वो कहलाती है स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, और जिस तरीके से मानव मस्तिष्क जो है अपनी बहुत सारे कामों को याद करके रख सकता है, उसी तरीके से कंप्यूटर भी याद करके रख सकता है। इसलिए कंप्यूटर की लैंग्वेज में ऐसा प्लेस जहां पर डाटा को स्टोर करके रखा जाता है वो इकाई हमारी क्या कहलाती है, मेमोरी कहलाती है। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हमने मेमोरी डिवाइस क्या होती है उसके बारे में हमने जान लिया है। फिर हम देखेंगे कि भाई मेमोरी है, भाई डाटा को स्टोर करना, डाटा जो स्टोर किया जाता है वो इकाई क्या कहलाती है, मेमोरी कहलाती है। अब अगर मेमोरी है तो मेमोरी को मापने की भी कोई ना कोई यूनिट ज़रूर होगी। तो मेमोरी को किस यूनिट में मापा जाता है उसको देखने से पहले आप पहले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ताकि हम आगे और पढ़ सकते हैं। लिखिए इसका स्क्रीनशॉट।
चलिए, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हाँ जी, तो मेमोरी क्या होती है वो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, यानी कि कंप्यूटर में कोई भी डाटा, कंप्यूटर में किसी भी डाटा को स्टोर करना, वही क्या कहलाता है, मेमोरी। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि भाई इतने जीबी का हमारा ये कार्ड है और इतने जीबी का ये कार्ड है, तो इसका मतलब इसमें ज़्यादा डाटा स्टोर किया जा सकता है। जैसे आप लोग सुनते हो कि भाई 4 जीबी का हमारा ये डाटा कार्ड है ना, तो 4 जीबी का डाटा कार्ड यानी कि इसमें 4 जीबी यानी 4 गीगाबाइट तक की आप जो है डाटा को स्टोर करके रख सकते हो। मतलब 4 जीबी की ये मेमोरी कार्ड है, तो इस मेमोरी में कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, अब डाटा स्टोर किया जा सकता है तो इसका मतलब कोई ना कोई इसकी यूनिट होती होगी। लेकिन उससे भी पहले हम ये जानते हैं कि ये जो मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर, ये एक तरीके से क्या है। अगर मैं बात करूँ तो कंप्यूटर के अंदर जो ये मेमोरी होती है, ये एक सिलिकॉन पदार्थ है ना, सिलिकॉन, जो कि एक सेमीकंडक्टर पदार्थ होता है, यानी कि अर्धचालक पदार्थ होता है। सेमीकंडक्टर की बनी अर्धचालक जो है चिप होती है, यानी जो आपकी मेमोरी होती है वो चिप के प्रकार की होती है। और हमने इसके बारे में हमारी पिछली क्लास में भी चर्चा की थी कि जो हमारा सीपीयू होता है उसके अंदर जो है मदरबोर्ड लगी होती है। इस मदरबोर्ड पर बहुत सारे प्लेस होते हैं, जैसे कि मेमोरी चिप लगाने वाला प्लेस भी होता है। अगर आपके कंप्यूटर में गेम है तो गेम कार्ड को अटैच करने वाले प्लेस भी होते हैं। और अगर हम बात करें कि बाहर से आप कोई सेकेंडरी मेमोरी लगाते हो तो उन सेकेंडरी मेमोरी को लगाने वाले प्लग का स्थान भी सब जगह इसके अंदर होता है। कोई आप पेरिफेरल डिवाइस जो कंप्यूटर के साथ जोड़ते हैं, उनको जोड़ने के लिए इस सीपीयू में या इस मदरबोर्ड पर अलग अलग पोर्ट भी लगे होते हैं। तो इस मदरबोर्ड पर यानी कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ी जितनी भी डिवाइसेस हैं, उन डिवाइसेस के लिए इस मदरबोर्ड पर अपना एक स्थान होता है अलग से। तो मदरबोर्ड पर जो है एक प्लेस होता है जहां पर जो है हम मेमोरी चिप लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? मेमोरी चिप लगा सकते हैं। अगर मैं बात करूं जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी के प्रकार। तो मेमोरी होती है 2 प्रकार की, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है ना, वो कंप्यूटर को बनाते समय उसमें पहले से इनबिल्ट आती है। ठीक है, उसको आपको बाहर से अटैच करने की आवश्यकता नहीं है। यानी जब कंप्यूटर को बनाया जाता है तो कंप्यूटर बनाते समय कुछ मतलब जो है मेमोरी पहले से इसके अंदर स्टोर करके रखी जाती है, पहले से इसमें लगाई हुई होती है। तो वो जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो एक तरीके से चिप होती है और ये चिप इस मदरबोर्ड में कहीं ना कहीं लगी होती है। ठीक है, ये चिप जो है ये इस मदरबोर्ड में कहीं ना कहीं लगी होती है। तो यहाँ पर एक बात और निकल के आई कि ये जो मेमोरी होती है ये मेमोरी है क्या। फिर हम बात करेंगे कि मेमोरी यूनिट क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि कंप्यूटर में मेमोरी एक अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर, एक अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन की बनी, एक अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन की बनी चिप होती है। ठीक है, चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मेमोरी क्या है। एक अर्धचालक पदार्थ की बनी, सेमीकंडक्टर की बनी जो है, सेमीकंडक्टर पदार्थ कौन सा, सिलिकॉन की बनी चिप होती है जिसमें डाटा एवं निर्देश को स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो चलिए मेमोरी के बारे का, मेमोरी से रिलेटेड आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मेमोरी है तो उसकी कोई ना कोई स्टोरेज क्षमता ज़रूर होगी कि भाई कितना डाटा जो है वो स्टोर करके रख सकती है। और स्टोरेज क्षमता होती है तो फिर इसकी एक अपनी यूनिट भी होती है। भाई यूनिट के आधार पर ही तो आप बता पाएंगे कि इसके, अगर आपको जैसे सामने बोल दिया जाए कि 1 GB, तो 1 GB बोलते ही आपके माइंड में आएगा कि भाई कितना डाटा ये मेमोरी कार्ड स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब देखने वाले हैं नेक्स्ट कि मेमोरी यूनिट यानी मेमोरी इकाइयाँ क्या होती हैं। मेमोरी यूनिट या मेमोरी यूनिट्स या मेमोरी इकाइयाँ। ठीक है, अब इसको देखना है हमें। तो सबसे पहले चीज़ तो कि मेमोरी यूनिट या मेमोरी इकाइयाँ जो है वो क्या कार्य करेगी, कैसे कार्य करेगी, सबसे छोटी मेमोरी इकाई कौन सी होती है, डाटा को स्टोर करने वाली सबसे छोटी मेमोरी इकाई कौन सी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि कंप्यूटर में
मेमोरी की कंप्यूटर में मेमोरी की स्टोरेज क्षमता के आधार पे कंप्यूटर में मेमोरी की स्टोरेज क्षमता को मापने के लिए कंप्यूटर में मेमोरी की स्टोरेज क्षमता को मापने के लिए कंप्यूटर में मेमोरी की स्टोरेज क्षमता को मापने के लिए मात्रक निर्धारित होते हैं, ठीक है, जिन्हें मेमोरी यूनिट या मेमोरी इकाई कहते हैं, ठीक है, जिन्हें मेमोरी यूनिट या मेमोरी इकाई कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो कि मेमोरी यूनिट जो है सबसे छोटी मेमोरी यूनिट कौन सी है, तो कंप्यूटर की भाई कंप्यूटर क्या करता है, अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर गणना करने का कार्य करता है। तो कंप्यूटर जो है गणना करने से पहले डाटा को स्टोर भी करेगा, गणना करने के बाद भी डाटा को स्टोर करता है। तो डाटा को स्टोर करने के लिए उसको आवश्यकता पड़ती है मेमोरी की। तो कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है ना, तो कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी इकाई होती है बिट। क्या होती है, बिट। और बिट क्या होते हैं, बिट जो है देखो दो शब्दों से मिलकर बना है, बाइनरी डिजिट। बिट की फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट। तो बाइनरी का बाई ले लिया और डिजिट का टी ले लिया और उससे बना दिया बिट। और बिट में सबको मालूम है कि दो डिजिट आती हैं 0 और 1। ये हमारी क्लास की स्टार्टिंग में जब हमने कंप्यूटर का परिचय पढ़ा था तभी बताया गया था कि कंप्यूटर जो है उसकी अपनी एक भाषा होती है, वो सिर्फ 0-1 की भाषा समझता है। ये 0-1 की भाषा जिसे हम कहते हैं बाइनरी भाषा, और इसी को हम कहते हैं मशीनी भाषा। यानी कंप्यूटर जो है इसी भाषा पे काम करता है, एक बार में 0 को लेता है या एक बार में 1 को लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका कंप्यूटर काम करता है। समझ में आई ये बात। चलिए, तो कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी इकाई होती है बिट। बिट यानी 0-1, ठीक है। अब देखिएगा कि यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न होता है। कभी कभार क्या होता है कि प्रश्न पूछा जाता है कंप्यूटर की डाटा स्टोर की। कंप्यूटर का एक शब्द है डाटा संग्रह या डाटा स्टोर। तो कंप्यूटर की डाटा स्टोर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आंसर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर प्रश्न सीधा ही आए कि कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी इकाई क्या है, तो आंसर आएगा बिट या 0-1। तो यहाँ पर ये दोनों लाइनें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। इन दोनों लाइनों को मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगी, आप पहले लिख लीजिए कि कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी इकाई बिट 0-1 होती है। कंप्यूटर में डाटा स्टोर की सबसे छोटी इकाई, कंप्यूटर में डाटा स्टोर की सबसे छोटी इकाई होती है बाइट। कंप्यूटर में डाटा इकाई की सबसे छोटी इकाई होती है बाइट, ठीक है। तो देखो दोनों प्रश्नों में अंतर है। अगर सिर्फ पूछे कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी इकाई, क्या पूछे मेमोरी इकाई, तो बिट 0-1 होती है। और कंप्यूटर में डाटा स्टोर की सबसे छोटी इकाई पूछे तो वो बाइट होती है, ठीक है। अब ये फ़र्क क्या है, ये फ़र्क ऐसे है समझना कि कंप्यूटर जो है जब एक अक्षर को भी अगर स्टोर कर रहा है ना, किसी एक कैरेक्टर को स्टोर कर रहा है, तो उस एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए शुरुआत उसकी कहाँ से होती है, बिट 0-1 से, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज उसी को माना जाएगा जब जो ये बिट है ये पूरी तरीके से क्या होनी चाहिए, पूरी 1 बिट होनी चाहिए। तो 1 बिट जो है वो किस तरह के बराबर होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि 8 बिट मिलकर किस का निर्माण करती है, तो 8 बिट से मिलकर हमारा बनता है 1 बाइट। जब 1 बाइट बन जाता है तो हमारा जो कंप्यूटर है उसमें डाटा स्टोर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि कंप्यूटर में जो है डाटा स्टोर की सबसे छोटी इकाई होती है बाइट। लेकिन वैसे अगर हम बात करें तो मेमोरी को कहाँ से मापा जा सकता है, मेमोरी को मापा जा सकता है मेमोरी को मापा जा सकता है बिट से, यानी 0-1 से, ठीक है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं कि मेमोरी के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं या इनकी यूनिट्स क्या है। चलिए, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
चलिए अब हम देखते हैं कि भाई 1 बिट कितने के बराबर होता है, फिर 4 बिट के बराबर क्या बनेगा, क्योंकि प्रश्न तो उन्हीं से पूछे जाते हैं, है ना। तो हमें अब उनको याद करना है मेमोरी यूनिट्स को, और सबसे आसान तरीके से एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं आपको ये मेमोरी यूनिट्स याद करवाऊंगी, क्योंकि इसको लेके भी प्रश्न बनता है कि निम्न में से मेमोरी यूनिट को आरोही क्रम में जमाइए या अवरोही क्रम में जमाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि बाइट क्या होता है। बाइट किसे कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में जो डाटा को मापने की सबसे छोटी इकाई होती है, तो डाटा को मापने की सबसे छोटी इकाई होती है बाइट। अब बाइट क्या कहलाता है, सुनना। कंप्यूटर में किसी भी डाटा या सूचना या किसी एक अक्षर को स्टोर करने किसी भी कंप्यूटर में जो है कि कंप्यूटर में किसी भी डाटा या सूचना या स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, सबसे छोटी इकाई आपकी बाइट कहलाती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम जो है अब आगे जो है सारी मेमोरी यूनिट्स को देखेंगे, और मेमोरी यूनिट्स को याद भी रखना है, क्योंकि प्रश्न जो है इन्हीं से बनते हैं। कि आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1024 किलोबाइट जो है कितने मेगाबाइट्स के बराबर होता है। इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सत्य असत्य को लेकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और या फिर हो सकता है कि जो मेमोरी यूनिट की इकाई, मतलब ये जो मेमोरी यूनिट्स आपको दी जाएगी, उन मेमोरी यूनिट्स को आरोही यानी असेंडिंग और अवरोही यानी डिसअसेंडिंग ऑर्डर में जमाने को भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेमोरी यूनिट की। हम बात करें, ठीक है, सबसे पहले अगर हम मेमोरी यूनिट्स की बात करें तो सबसे पहले आता है बिट, और एक बिट जो है वो क्या होता है, 0 या 1। एक बिट को हम क्या कहेंगे, 0 या 1। एक बिट बराबर क्या होता है, 0 या 1, यानी एक बिट में ये 2 बाइनरी डिजिट आते हैं, 0 और 1। ठीक है, फिर हम बात करें कि अगर 4 बिट हो तो 4 बिट को क्या कहा जाएगा, तो 4 बिट को कहा जाता है एक निब्बल। और इसको लेके भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न देखने को मिले कि एक निब्बल किसके बराबर होता है, तो एक निब्बल बराबर होता है 4 बिट के, यानी एक निब्बल में कितने बिट होते हैं, 4 बिट होते हैं। एक निब्बल की मैं बात करूँ तो लाइक जैसे कि इसमें क्या होगा, 0 1 0 1 1 1 0 1। ठीक है, तो इस तरीके से इसके अंदर क्या हो गए, 4 बिट हो गए। तो एक निब्बल बराबर क्या हो गया, 4 बिट के बराबर हो गया। ठीक है, चलिए तो एक निब्बल जिसको हम कहेंगे 4 बिट। ठीक है, चलिए इसको 4 बिट भी कह सकते हैं, या हम इसे कह सकते हैं हाफ बाइट। हम इसको क्या कह सकते हैं, हाफ बाइट। हाफ बाइट क्यों कहेंगे, क्योंकि देखो जैसे ही 8 बिट होंगे तो 8 बिट बराबर हमारी क्या बन जाती है, 1 बाइट। 8 बिट किसके बराबर होती है, 1 बाइट की। ठीक है, तो 1 बिट 0 1, 4 बिट बराबर 1 निब्बल। एक निब्बल को हम हाफ बाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि 8 बिट के बराबर हमारी क्या होती है, 1 बाइट होती है। यानी हमारी जो डाटा को मापने की सबसे छोटी इकाई जो कि बाइट होती है, उस 1 बाइट में लगभग कितने बिट होते हैं, तो उसमें 8 बिट होते हैं। 8 बिटों से मिलकर हमारी 1 बाइट बनती है। ठीक है, तो 1 बाइट। चलिए, और इसी 1 बाइट को हम ये भी कह सकते हैं 2 निब्बल, है ना। इसी 1 बाइट को हम क्या कह सकते हैं, 2 निब्बल, है ना, क्योंकि 1 निब्बल बराबर 4 बिट होती है। तो 4 बिट का डबल 8 बिट, तो यहाँ पर निब्बल भी क्या हो गई, डबल हो गई। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, ये हमें याद रखने हैं। चलिए यहाँ तक तो काम हो गया। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे होता है कि 1024 बाइट हैं, वो आपके किसके बराबर होती है, तो 1024 बाइट जो होती है वो आपके 1 किलो बाइट के बराबर होती है। तो प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि 1 किलो बाइट में 1 किलो बाइट में कितने हज़ार बाइट होते हैं, है ना। तो 1024 बाइट होते हैं। 1024 बाइट बराबर आपके किसके बराबर होती है, 1 किलो बाइट के। ठीक है, तो प्रश्न सीधे सीधे कि 1 किलो बाइट किसके बराबर होता है, या 1024 बाइट मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो 1 किलो बाइट्स का निर्माण करते हैं। चलिए, तो 1 KB है ना, तो आपसे पूछा जा सकता है 1 KB क्या है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद में हम बात करें कि
1024 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट जो है, 1024 किलोबाइट मिलकर किसका निर्माण करेगी, मेमोरी की किस यूनिट का निर्माण करेगी, तो 1024 बाइट मिलकर 1 मेगाबाइट का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, 1 मेगाबाइट का निर्माण करती है। चलिए उसके बाद में हम बात करें तो 1024 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट जो है ये आपके एक गीगाबाइट का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी, 1 गीगाबाइट का निर्माण करेगी। ठीक है, 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट, 1000 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं तो 1024 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट जो है वो बराबर होती है 1 टेराबाइट की। किसके बराबर होती है, 1 टेराबाइट की। अब सुनिएगा कि जो मेमोरी का ये मेमोरी की जो ये यूनिट्स है, इस मेमोरी की इस यूनिट्स वाले पार्ट में आपको यहाँ तक तो कंप्लीट याद होना चाहिए। कंप्लीट याद का मतलब कि अगर इनसे रिलेटेड कोई प्रश्न आ जाए तो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक तो हमें याद रखना ही है। इसे याद रखने के लिए ये भी आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान में भी हम जो है कंप्यूटर में इन्हीं मेमोरी यूनिट्स का उपयोग कर रहे हैं, यानी हम टेराबाइट तक की मेमोरी यूनिट्स का उपयोग अभी हम कर रहे हैं। तो ये हमारे अभी है चलन में, तो इसको हमें याद भी रखना है। अब इसको याद रखने का तरीका कैसे है, सबसे शॉर्ट ट्रिक कैसे है वो सुनना। आपको यहाँ तक तो ये याद रहेगी, 1 बिट बराबर 01, 4 बिट बराबर 1 निब्बल, 8 बिट बराबर 1 बाइट। इसको कैसे याद रखें, ये इसका क्रम क्या है, तो इसका क्रम आपको याद रखना है काला मन गोरी तेरा। ठीक है, ये इसकी शॉर्टकट है, काला मन गोरी तेरा। ठीक है, काला मन गोरी तेरा। इसका मतलब ये हुआ कि 1024 किलोबाइट जो है वो किसके बराबर है, 1 मेगाबाइट की। ठीक है, 1 मेगाबाइट की। फिर उसके बाद में आपकी 1024 मेगाबाइट जो है वो किसके बराबर है, 1 गीगाबाइट की। फिर 1024 गीगाबाइट जो है वो किसके बराबर है, 1 टेराबाइट की। ठीक है, और आपकी 1024 बाइट जो है वो किसके बराबर है, 1 किलोबाइट के। तो इस तरीके से ये आपको याद रहेगा, काला मन गोरी तेरा। ठीक है, काला मन गोरी तेरा। इस तरीके से आप जो है इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो आपको कंप्लीट भी याद होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो एग्ज़ाम में इसी को लेके, इन्हीं 4 यूनिट्स को लेके प्रश्न पूछा जाता है कि इनको या तो आरोही क्रम में जमाने को बोल दे आपको, या इनको अवरोही क्रम में जमाने के लिए कह दिया जाए, या डायरेक्ट आपसे पूछा जाए कि 1024 मेगाबाइट में कितने 1000 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं, या 1024 मेगाबाइट मिलकर कौन सी मेमोरी यूनिट का निर्माण करते हैं, तो 1 गीगाबाइट का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस स्लाइड की बात करें तो इस स्लाइड के अंदर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये मेमोरी यूनिट है, ये कंप्लीट आपको याद होनी चाहिए, और साथ ही साथ में आपको ये चारों तो याद रखनी है। अब हमारे कंप्यूटर में अगर हम बात करें तो इससे आगे भी मेमोरी यूनिट होती हैं, लेकिन हम जो है सबसे ज़्यादा इन्हीं का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके आगे के जो यूनिट्स हैं उनको भी हम देखेंगे, तब तक आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं कि 1024 टेराबाइट जो है वो यूनिट किसके बराबर होगी, उसका निर्माण कैसे होगा, या उससे किसका कौन सी यूनिट जो है वो बनती है। ठीक है, अब 1024 टेराबाइट के आगे जो है मेमोरी यूनिट्स कैसे चलते हैं। ठीक है, तो उसकी हम बात करें तो देखिएगा, 1024 टेराबाइट बराबर होती है आपकी 1 पेटाबाइट, 1 पेटाबाइट। ठीक है, 1 पेटाबाइट के बराबर होती है आपकी 1024 टेराबाइट। फिर हम बात करें तो 1024 पेटाबाइट जो है आपकी वो होती है 1 एक्साबाइट के बराबर। किसके बराबर होती है, 1 एक्साबाइट के बराबर। ठीक है, तो ये आपको सारे के सारे याद रखने हैं ना। एक जो है हमारी एक सेकेंड, ये एक्साबाइट जो है, हाँ जी, तो 1024 टेराबाइट के बाद में हमें क्या याद रखना है, पेटाबाइट याद रखना है। पेटाबाइट जो है हमारी 1024 पेटाबाइट किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे 1 एक्साबाइट के बराबर। किसके बराबर हो जाएगी, 1 एक्साबाइट के बराबर। फिर हम बात करें कि 1024
एक्साबाइट, 1024 एक्साबाइट जो है वो किसके बराबर हो जाएगी? तो ये 1000 एक्साबाइट जो है वो आपके 1 योटाबाइट के बराबर हो जाएगी, 1 जेटाबाइट के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी? 1 जेटाबाइट, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो 1024 जेटाबाइट, 1024 जेटाबाइट जो है ये आपके बराबर हो जाएगी 1 योटाबाइट के। किसके बराबर हो जाएगी? 1 योटाबाइट, 1 योटाबाइट के बराबर हो जाएगी। फिर अगर हम बात करें इससे भी आगे तो 1024 जो योटाबाइट है, 1024 योटाबाइट जो है वो बराबर हो जाएगी 1000 ब्रोंटोबाइट, 1000 ब्रोंटोबाइट, ठीक है। इससे आगे भी बात करें तो 1000 ब्रोंटोबाइट जो है वो 1 जियोप बाइट के बराबर होती है, 1 जियोप बाइट के बराबर होती है। जियोप, ये है आपका जियोप, है ना, 1 जियोप बाइट के बराबर होती है। तो देखिएगा आपसे क्या प्रश्न पूछ सकता है कि कंप्यूटर में डाटा स्टोर की सबसे छोटी इकाई, तो डाटा स्टोर की सबसे छोटी इकाई तो होती है 1 बाइट। ध्यान से सुनना प्रश्नों को कि डाटा स्टोर की सबसे छोटी इकाई, मैंने मेमोरी इकाई सबसे छोटी मेमोरी इकाई नहीं बोला है, मैंने बोला है डाटा स्टोर की सबसे छोटी इकाई। तो डाटा स्टोर की सबसे छोटी इकाई तो 1 बाइट होती है और मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। और आपसे फिर प्रश्न पूछे कि डाटा स्टोर की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? तो डाटा स्टोर की सबसे बड़ी इकाई होती है जियोप बाइट। क्या होती है? जियोप बाइट। डाटा स्टोर की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? जियोप बाइट, ये वाली, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनको याद रखना है। चलिए अब एक प्रश्न और यहाँ पर आपको अच्छे से समझ लेना है कि भाई जो टेराबाइट है उस टेराबाइट का तो हम भी कंप्यूटर में अभी तक यूज़ कर रहे हैं और हम लोग जो है अभी तक इस मेमोरी को यूज़ करने तक भी पहुँच चुके हैं। वर्तमान में हम इस मेमोरी का भी उपयोग करते हैं और बाकी जो है हमारा इन 4 पे, अगर हम बात करें इन 4 पे, तो ये 4 मतलब ये 4 हमारी सिर्फ एक संभावना है, ये 4 सिर्फ हमारी कल्पना है कि हम शायद जो है आगे डाटा स्टोर करने की, डाटा स्टोर की मेमोरी यूनिट का यहाँ तक भी उपयोग करेंगे, ठीक है। तो इनका हम वर्तमान में अभी कहीं उपयोग नहीं कर रहे हैं, ये हमारी एक भविष्य में कि भाई हम भविष्य में शायद इतने मेमोरी यूनिट तक का भी डाटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में तो हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं? एक्सा तक पहुँच चुके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अभी भी हम उपयोग कहाँ तक करते हैं? सिर्फ टेराबाइट तक उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है आपकी मेमोरी यूनिट यानी मेमोरी इकाइयाँ क्या होती है उनके बारे में भी हमने देख लिया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके आगे हम पढ़ते हैं। चलिए, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम देखते हैं मेमोरी की, मेमोरी के टाइप्स क्या क्या होते हैं, मेमोरी जो है वो कितने प्रकार की होती हैं और उन मेमोरी में सबको एक एक करके हम बिल्कुल डिटेल से भी पढ़ेंगे। अगर हम बात करें मेमोरी की तो मेमोरी को फाइनली 2 भागों में बांटा जाता है। अगर मैं बात करूँ मेमोरी, जो भी आपकी, ऐसे समझ लीजिए जो आपकी मेमोरी डिवाइस है या जो आपकी मेमोरी है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर हम बात करें तो एक होती है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी जिसे प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी जिसे हम प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं, प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी। और एक आपकी होती है सेकेंडरी मेमोरी, एक आपकी होती है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। चलिए, प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी की हम बात करें, सेकेंडरी मेमोरी यानी जिसे हम कहेंगे द्वितीयक मेमोरी। चलिए, अब पहले तो इसी का मेजर डिफरेंस समझ लीजिए कि प्राइमरी मेमोरी जो है ये कंप्यूटर में पहले से इनबिल्ट आती है। कंप्यूटर के निर्माण के समय, कंप्यूटर को बनाते समय ही जो है ये प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर में सेट करी हुई होती है। सेकेंडरी मेमोरी की यदि हम बात करें तो ये कंप्यूटर में हम बाहर से अटैच करते हैं, जैसे लाइक हम CD DVD जो है वो कंप्यूटर में बाहर से अटैच करते हैं, जैसे कि लाइक पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में जो हम डाटा स्टोर करते हैं। तो ऐसी मेमोरी डिवाइस जिसमें हम डाटा बाहर से कंप्यूटर के अंदर प्रविष्ट करवाते हैं वो तो आपकी कहलाएगी सेकेंडरी मेमोरी। और एक ऐसी मेमोरी जिसमें जो पहले से ही कंप्यूटर के अंदर लगी होती है, जिसमें हम बाहर से कोई सेकेंडरी डिवाइस लगा के डाटा स्टोर नहीं करते, जो कंप्यूटर में ही डाटा स्टोर होता है वो होता है प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी की यदि हम बात करें तो प्राइमरी मेमोरी होती है 2 प्रकार की। प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार की, एक होती है रैम और एक होती है रोम। सेकेंडरी मेमोरी की मैं बात करूँ तो सेकेंडरी मेमोरी होती है 4 प्रकार की। सेकेंडरी मेमोरी को हम बांटेंगे 4 प्रकार से। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो जैसे हमारी मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क में यदि हम बात करें तो मैग्नेटिक डिस्क में जैसे आपके आ गई फ्लॉपी डिस्क,
मैग्नेटिक डिस्क की हम बात करें तो जैसे कि फ्लॉपी डिस्क और जैसे कि आपकी एचडी यानी हार्ड डिस्क, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करें तो ऑप्टिकल डिस्क की यदि हम बात करें जो कि भाई मैग्नेटिक डिस्क ऐसी मेमोरी जो जिस पे चुंबकीय पदार्थ लेपित होगा, है ना। पूरा डिटेल से हम देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी के एक एक के बारे में ना। फर्स्ट ऑफ ऑल बस हम ये देख लेंगे ये होती कौन कौन सी है ना। तो देखो मैग्नेटिक डिस्क होती है, मैग्नेटिक डिस्क भी जैसे कैसे कि फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क की बात करूँ तो ऑप्टिकल डिस्क में जैसे सीडी, जैसे कि आपकी डीवीडी, है ना, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, और जैसे कि हम बात करें बीआरडी, ठीक है। तो ये सब आपकी क्या है, ये सब आपकी ऑप्टिकल डिस्क है। चलिए उसके बाद में हम बात करते हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक है ना, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस भी होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस की यदि मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में जैसे लाइक पेन ड्राइव, है ना, लाइक पेन ड्राइव। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में हम बात करें तो जैसे कि लाइक आपका पेन ड्राइव हो गया या जो भी हमारे मेमोरी कार्ड होते हैं। तो ये मेमोरी कार्ड भी आपके किसके अंदर आ गए, ये आपके आ गए अतिरिक्त जो है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस उसमें आ गए हैं, ठीक है। फिर एक पार्ट और इसका है, अगर इसके एक पार्ट की और बात हम करें, सेकेंडरी मेमोरी के एक पार्ट की और बात करें तो जैसे कि हमारी मैग्नेटिक टेप मेमोरी एक होती है हमारी मैग्नेटिक टेप मेमोरी। तो इस तरीके से जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है वो तो होती है 4 प्रकार की। 4 प्रकार कौन कौन से हैं, देखिए मैग्नेटिक टेप मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क मेमोरी और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। इधर आ जाइए, इधर हम बात करें प्राइमरी मेमोरी की। तो प्राइमरी मेमोरी को हमने बांटा है 2 भागों में और ये सब अपनी छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आए हूँ कि जो प्राइमरी मेमोरी है एक होती है रैम प्रकार की और एक होती है आपके रोम प्रकार की। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। रैम और रोम वो दोनों मेमोरी हैं जो कि कंप्यूटर में बनाते समय, कंप्यूटर के निर्माण के समय कंप्यूटर में पहले से इनबिल्ट आती है, ठीक है। तो इसे कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी जो है इस प्रकार की मेमोरी है जिसमें डाटा कंप्यूटर में सबसे पहले जाके स्टोर होता है। जब इनकी स्टोरेज कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी होती है तो फिर इससे अतिरिक्त डाटा को हम स्टोर करने के लिए जो है ऑप्शन में हम किसका उपयोग करेंगे, सेकेंडरी मेमोरी का। भाई जब कंप्यूटर को बनाया गया तो इस तरीके की ये रैम और रोम चिप जो है कंप्यूटर में लगी हुई आती है। अब रैम और रोम चिप की जितनी क्षमता होगी, जितने जीबी की ये, जितनी टेराबाइट की ये होगी, उतने टेराबाइट तक तो ये डाटा को स्टोर कर लेगी। लेकिन उससे भी ज़्यादा अतिरिक्त डाटा अगर आपके कंप्यूटर में है तो फिर उस अतिरिक्त डाटा को स्टोर करने के लिए हम क्या लेंगे, सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग करेंगे। और सेकेंडरी मेमोरी में हम किस किस चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, कौन कौन सी मेमोरी डिवाइस का उपयोग कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं प्राइमरी मेमोरी को डिटेल से पढ़ना। चलिए तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं प्राइमरी मेमोरी से और साथ ही साथ में हर उस लाइन पे, हर उस फैक्ट पे चर्चा करेंगे जो इस मेमोरी वाले चैप्टर को लेके प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो जो चार्ट मैंने अभी आपके सामने बनाया उस चार्ट में से भी काफ़ी प्रश्न बन जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी का भाग नहीं है। देखो क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन बता देते हैं आपको कि जैसे कि क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि निम्न में से कौन एक सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। निम्न में से कौन एक सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन एक सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। तो इस तरीके से जो प्रश्न आते हैं उसमें फिर ऑप्शन आपको ये देखने को मिल सकते हैं, सीडी, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। फिर बात करें तो जैसे कि ई रोम, ठीक है। तो अब देखिएगा कि इसमें पूछा गया है कि सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। तो यहाँ अभी जो हमने चार्ट बनाया उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा कि भाई सीडी जो है हमारी सेकेंडरी मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरी में ये एक प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क है। पेन ड्राइव जो है वो एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस है। फ्लॉपी डिस्क जो है वो एक प्रकार की मैग्नेटिक डिस्क है, मतलब मैग्नेटिक डिस्क है। और ई रोम यानी ये रोम का ही प्रकार होता है। अभी आगे हम रोम को जब डिटेल से पढ़ेंगे तो उसके टाइप्स भी पढ़ेंगे। तो ई रोम, ये रोम जो है ये हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है प्राइमरी मेमोरी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको
देखने को मिल सकते हैं। और क्वेश्चंस को चेंज करें तो यहाँ पे ऐसा पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा प्राइमरी मेमोरी नहीं है ना, तो या निम्न में से कौन सा प्राइमरी मेमोरी है। अगर प्राइमरी मेमोरी है प्रश्न ये होता तब भी हमारा आंसर क्या होता, EEPROM होता। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है मेमोरी वाले चैप्टर से बन सकते हैं ईजी, जो सबसे ईजी होते हैं। और उसके बाद में ज़्यादा संभावना कि कठिनाई स्तर पर अगर हम देखें तो कठिनाई स्तर पे कि ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा सकता है, तो उन सभी क्वेश्चंस को लेके हम या हमारी क्लास में चर्चा ज़रूर करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राथमिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। तो क्या है प्राथमिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी? तो सबसे पहली चीज़ कि प्राइमरी मेमोरी उसको कहते हैं कि वर्तमान में कंप्यूटर पे जब आप काम कर रहे हो तो वर्तमान में दिए गए डाटा या निर्देश जो है जिस मेमोरी में जिस जगह पे जिस स्थान पर स्टोर होते हैं वही हमारी क्या कहलाती है, प्राथमिक मेमोरी। यानी कंप्यूटर पे काम करते समय ही हम जिस मेमोरी का उपयोग करते हैं वो होती है हमारी प्राथमिक मेमोरी। ठीक है, और कोई भी डाटा जब हम कंप्यूटर में भेजते हैं तो सबसे पहले प्राथमिक मेमोरी के पास ही जाता है, तो इस कारण से इसको हम कहते हैं मुख्य मेमोरी या मेन मेमोरी। ठीक है भाई, जैसे आपने कंप्यूटर को ऑन किया और आपने कुछ भी टाइप करना स्टार्ट किया, तो कुछ भी टाइप करना स्टार्ट किया तो कंप्यूटर में सबसे पहले ये टाइप किया हुआ आपका डाटा किस जगह गया, तो ये सबसे पहले पहुंचता है प्राथमिक मेमोरी के पास में। ठीक है, फिर बाद में बात करेंगे कि भाई प्राथमिक मेमोरी में भी ये सबसे पहले किसके पास पहुँचता है, क्योंकि प्राथमिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी होती है दो टाइप की, एक होती है रैम, एक होता है रोम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि प्राइमरी मेमोरी एक्चुअल में क्या है। तो प्राथमिक मेमोरी जिसमें वर्तमान में दिया गया डाटा या निर्देश जाके स्टोर होता है। दूसरा, प्राथमिक मेमोरी को हम मुख्य या मेन मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो लिखिए प्राथमिक मेमोरी में वर्तमान में दिए गए डाटा या निर्देश प्राथमिक मेमोरी में वर्तमान में दिए गए डाटा या निर्देश या कि ऐसे लिखिए कि प्राथमिक मेमोरी में वर्तमान में किए जा रहे कार्य के डाटा एवं निर्देशों को संग्रहित किया जाता है, यानी स्टोर किया जाता है। ये कंप्यूटर को चलाते समय आप वर्तमान में जो काम कर रहे हो उसी कार्य के डाटा व निर्देशों को इस प्राइमरी मेमोरी में स्टोर किया जाता है। ठीक है, चलिए इसे जो है सेमीकंडक्टर मेमोरी, क्योंकि भाई इसे सेमीकंडक्टर मेमोरी क्यों कहेंगे, क्योंकि जो हमारी रैम और रोम है वो एक प्रकार की क्या है, चिप है। और वो चिप किससे बनी हुई है, वो अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन से निर्मित होती है। तो वो दोनों जो है रैम और रोम हमारी प्राइमरी मेमोरी है और वो एक प्रकार की चिप है। तो हम प्राथमिक मेमोरी यानी हम प्राइमरी मेमोरी को सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कह सकते हैं। और ये कंप्यूटर को बनाते समय कंप्यूटर में पहले से आती है, उस CPU वाले बॉक्स में मदरबोर्ड पे पहले से लगी होती है। इस कारण से इसको कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी यानी इंटरनल मेमोरी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसे सेमीकंडक्टर या इंटरनल मेमोरी यानी अच्छा सेमीकंडक्टर का आप लिख लीजिएगा कि अर्धचालक, इसे अर्धचालक, और इंटरनल मेमोरी का आप लिख लीजिएगा आंतरिक मेमोरी, क्योंकि कंप्यूटर को बनाते समय कंप्यूटर में ही लगी हुई आती है, इस कारण से इसको, और सेमीकंडक्टर चिप होती है इस कारण से इसको अर्धचालक है ना, तो इसे अर्धचालक या आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट हम ये लिखेंगे कि प्राथमिक मेमोरी जो है कंप्यूटर में CPU में सीधे ही कनेक्ट होती है। तो कोई भी डाटा जो होता है सबसे पहले प्राथमिक मेमोरी के पास ही पहुंचता है, इस कारण से इसको मुख्य या मेन मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, तो लिखिए कि प्राथमिक मेमोरी को मुख्य या मेन मेमोरी भी कहते हैं। प्राथमिक मेमोरी को मुख्य या मेन मेमोरी भी कहते हैं।
ठीक है, प्राथमिक मेमोरी को मुख्य या मेन मेमोरी भी कहते हैं। इसकी गति, डाटा सबसे पहले इसी के पास आता है, डाटा सबसे पहले इसी के पास आता है, तो डाटा को प्रोसेस, मतलब डाटा सबसे पहले इसी के पास आता है ना, तो प्राथमिक मेमोरी के डाटा को प्रोसेस करने की जो गति है ना, प्रोसेस करने की गति भी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, प्राथमिक मेमोरी की ही होती है। हालांकि प्रोसेस सीपीयू करता है, लेकिन डाटा सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी के पास आता है, यानी सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए डाटा भी यही उपलब्ध कराया है, जो कि हमने हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर वाले चैप्टर में देखा था। मैंने आपको समझाया था कि किस प्रकार से इनपुट डिवाइस के द्वारा डाटा दिया जाता है, और वो डाटा सीपीयू में सबसे पहले रैम मेमोरी के पास पहुंचता है, फिर वहाँ पर जो सीपीयू का कंट्रोल यूनिट होता है वो ऑर्डर देता है एएलयू को कि भाई इस रैम मेमोरी से डाटा को लेके आए, उसको प्रोसेस करें, फिर प्रोसेस करने के बाद में डाटा जो है रोम मेमोरी के पास भेज दिया जाता है। ठीक है, तो इसकी गति सेकेंडरी मेमोरी यानी द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी गति यानी द्वितीयक मेमोरी की तुलना में तेज होती है। ठीक है, की तुलना में तेज होती है। तो आपको याद रखना है, कभी इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसकी मेमोरी तेज होती है, निम्न में से किस मेमोरी की स्पीड जो है वो तेज़ होती है, मतलब किस मेमोरी की गति जो है वो तेज़ होती है। और फिर ऑप्शन में आपके पास आ गया रैम मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी। तो आपको पता है कि रैम मेमोरी जो कि प्राइमरी मेमोरी है, और प्राइमरी मेमोरी की अगर हम कंपैरिजन करें सेकेंडरी मेमोरी से, तो उसकी तुलना में जो है प्राइमरी मेमोरी की स्पीड जो है वो तेज़ होती है। तो यहाँ पर भी मैंने ये लाइन आपको लिखवा दी है। ठीक है, तो प्राथमिक मेमोरी वर्तमान में किए जा रहे कार्य में डाटा एवं निर्देश को संग्रहित किया जाता है। इसे सेमीकंडक्टर या इंटरनल मेमोरी, क्योंकि कंप्यूटर में पहले से लगी हुई आती है इसलिए इसको आंतरिक मेमोरी कहते हैं, जो कि एक अर्धचालक पदार्थ की बनी हुई चिप है इसलिए इसको सेमीकंडक्टर कहते हैं। प्राथमिक मेमोरी को मुख्य या मेन मेमोरी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले डाटा इस प्राइमरी मेमोरी के पास ही जाता है, और इसकी गति द्वितीयक मेमोरी की तुलना में तेज होती है। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद हम देखते हैं कि प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी यानी प्राथमिक मेमोरी के प्रकार। ठीक है, चलिए, और उसके बाद में हम जो है सेकेंडरी मेमोरी के बारे में भी पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्राइमरी मेमोरी को डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद हम सेकेंडरी मेमोरी को डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए, प्राइमरी मेमोरी की यदि हम बात करें तो प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स होते हैं दो, है ना। प्राइमरी मेमोरी जो है आपकी दो प्रकार की होती है। प्राइमरी मेमोरी की यदि हम बात करें तो प्राइमरी मेमोरी होती है टू टाइप्स की। एक होती है आपकी रैम मेमोरी, ठीक है, और एक आपकी होती है रोम मेमोरी, और दोनों की दोनों क्या है, सेमीकंडक्टर चिप है। दोनों की दोनों क्या है, सेमीकंडक्टर चिप होती है, जो कि मदरबोर्ड पर लगी होती है। अब रैम मेमोरी की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रैम मेमोरी को। तो रैम मेमोरी में सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म कि रैम एक्चुअल में है क्या। रैम की फुल फॉर्म हम याद करें तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इससे रैम की सबसे पहले फुल फॉर्म पूछी जाती है सरल से सरल क्वेश्चंस के अंदर, यानी इजी से इजी अगर क्वेश्चन मेमोरी वाले टॉपिक से लिया जाए तो आपसे रैम और रोम की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। ठीक है, तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब सुनना कि एक चीज़ ध्यान रखना कि आपने डाटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी का उपयोग किया है। अब जब डाटा आपने मेमोरी में स्टोर तो कर लिया है, लेकिन जब उसी डाटा की आपको फिर से आवश्यकता पड़ेगी तो वहाँ से आप डाटा को निकालोगे कैसे, है ना। तो जब उस डाटा को निकालना होता है, या डाटा को कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल आप समझना कि आपने सीडी में 5 गाने स्टोर करवा लिए हैं ना, सीडी में 5 गाने आपने भरवा लिए हैं। अब उन गानों को जब आपको सुनना है, तो गानों को जब आप सुन रहे हो तो इसका मतलब डाटा का फिर से यूज़ कर रहे हो, है ना। तो डाटा को यूज़ कर रहे हो तो डाटा को किस प्रकार से आप एक्सेस कर सकते हो, इस मेमोरी डिवाइस सीडी के द्वारा। भाई सीडी आपकी क्या थी, मेमोरी डिवाइस थी, उसके अंदर आपने 5 गाने स्टोर कर लिए। ठीक है, अब वो मेमोरी डिवाइस किसी भी डाटा को वापस कैसे आपके सामने प्रदर्शित करेगी, कैसे आपके सामने रिप्रेजेंट करेगी, वो कहलाता है डाटा एक्सेस करना। क्या कहलाता है, डाटा एक्सेस करना। ठीक है, अब डाटा एक्सेस करने की अगर हम बात करें तो डाटा एक्सेस के 2 तरीके होते हैं। एक डाटा को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना, ठीक है, एक डाटा को हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं और एक डाटा को हम क्रमबद्ध तरीके से नहीं पढ़ते हैं। कैसे समझना,
कि जैसे कि हम बात करें कि आपने जैसे कि सीडी की मैं बात करूं तो सीडी में आपने 5 गाने भर रखे हैं। अब सीडी आपकी क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है, ठीक है। मतलब सीडी को बनाते समय जो है ये प्रकाशित तकनीक पे बनी हुई है, ठीक है। तो सीडी में जब आपको मन कर रहा है कि मुझे ये जो मैंने 5 गाने भरवाए हैं उस 5 गानों में से मुझे तीसरे नंबर का गाना सुनना है। कौन से नंबर का गाना सुनना है? तीसरे नंबर का गाना। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, इस तीसरे नंबर के गाने को सुन सकते हो। तीसरे नंबर के गाने को आप सुन सकते हो डायरेक्ट चला के, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी कंपैरिजन करूं, हमने जो मैग्नेटिक डिस्क लिखी है, मैग्नेटिक डिस्क में मैं जैसे बात करूं फ्लॉपी डिस्क की, है ना। तो अगर फ्लॉपी डिस्क के अंदर आपने गाने स्टोर किए हैं तो वहाँ गाने स्टोर किए हैं तो वहाँ आप क्या हो सकता है, आप जो है डायरेक्ट तीसरे नंबर के गाने को नहीं सुन सकते। अब तीसरे नंबर के गाने को क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि उसके लिए आपको पहले पहला गाना क्या करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। पहले पहला गाना चला के वो ख़त्म होगा, फिर ही दूसरा गाना स्टार्ट होगा, दूसरा गाना चला के फिर वो ख़त्म होगा, फिर ही आप तीसरा गाना सुन सकते हैं। मतलब यहाँ से आप डायरेक्ट तीसरे नंबर के सॉन्ग को नहीं सुन सकते। जबकि ऑप्टिकल डिस्क में आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से किसी भी नंबर के सॉन्ग को पहले चला के सुन सकते हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सॉन्ग जो है सीक्वेंस से ही चलेंगे। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि फ्लॉपी डिस्क जो है वो डाटा को सीक्वेंशियल एक्सेस करती है। जबकि हम इधर ऑप्टिकल डिस्क की बात करें तो यहाँ पे हम जो है डाटा को कहीं से भी उठा के पढ़ सकते हैं। भाई डाटा को कहीं से भी उठा के पढ़ने का मतलब है आपने डायरेक्ट तीसरे नंबर का गाना चला लिया, इसके लिए आपको पहला दूसरा गाना नहीं सुनना पड़ा। तो जो ऑप्टिकल डिस्क होती है वो डाटा को सीक्वेंशियल रूप से एक्सेस नहीं करती है। तो डाटा को एक्सेस करने के टाइप के आधार पर अगर हम बात करें, डाटा को एक्सेस करने के आधार पे हम बात करें तो जो आपकी ये रैम मेमोरी होती है, इसमें हम डाटा को जो है कहीं से भी पढ़ सकते हैं। इसमें हम डाटा को कहीं से भी पढ़ सकते हैं, यानी इसमें हमें डाटा को सीक्वेंशियल एक्सेस से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो रैंडमली यानी कि हम इसको कहीं से भी पढ़ सकते हैं। इस कारण से इसको इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जहाँ ऐसी मेमोरी जहाँ पर अगर कोई डाटा है तो उस डाटा को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो लिखिए रैम के द्वारा चलिए लिखिए इसमें रैम में डाटा को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना, रैम में डाटा को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। आवश्यक नहीं होता है अर्थात डाटा कहीं से भी पढ़ा जा सकता है। तो डाटा कहीं से भी पढ़ा जा सकता है, इसी कारण से इस मेमोरी को क्या कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी डाटा जो है सीक्वेंशियल रूप से नहीं पढ़ा जा रहा है, रैंडमली पढ़ा जाता है, तो इसको कहा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। चलिए अब सुनना कि जैसे रैम मेमोरी की मैं बात करूँ तो जैसे आपने कंप्यूटर ऑन किया, जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हो तो सबसे पहले डाटा किसके पास जाता है, रैम मेमोरी के पास जाता है। लेकिन रैम मेमोरी में भी डाटा जब तक रहता है जब तक लाइट आ रही है। मान लो कि आपने कंप्यूटर स्टार्ट किया और उस पर काम करना शुरू किया, तो जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप डाटा या निर्देश कंप्यूटर को दे रहे हो, सबसे पहले रैम के पास पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बीच अचानक से अगर लाइट चली जाती है, बिजली सप्लाई बंद हो जाती है, तो आपका कंप्यूटर बंद हो गया। उस समय क्या होता है कि इस रैम में जो भी आपने डाटा भेजा था वो डाटा क्या होता है, नष्ट हो जाता है। वो डाटा वहाँ पे स्टोर नहीं होता है, वो डाटा वहाँ से नष्ट हो जाता है। यानी कि लाइट है कंप्यूटर में, अगर विद्युत सप्लाई हो रही है तब तक आपका डाटा रैम मेमोरी के पास है, और जैसे ही विद्युत सप्लाई बंद हुई यानी कि लाइट बंद हुई तो आपका जो डाटा है वो रैम मेमोरी से हट जाता है। तो रैम मेमोरी जो है डाटा को अस्थायी रूप से अपने पास रखती है, इस कारण से इसको जो है अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। अस्थायी मेमोरी यानी कि एक प्रकार से ये परमानेंट मेमोरी नहीं है, ये हमारी क्या है, टेम्परेरी मेमोरी है, ठीक है। तो रैम मेमोरी की पहचान है कि रैम जो है वो आपकी अस्थायी मेमोरी होती है। अस्थायी मेमोरी यानी कि टेम्परेरी मेमोरी है, ठीक है। अस्थायी मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी है, क्योंकि विद्युत सप्लाई बंद होने पर, बंद होने पर इसमें रखा डाटा नष्ट हो जाता है,
कैसे, एक बार और समझ लीजिएगा कि मान लीजिए आपने कंप्यूटर ऑन किया और फिर आपने कोई भी चीज़ टाइप करना स्टार्ट की। अब आपने 5 से 7 8 लाइनें वहाँ पे टाइप कर ली हैं, लेकिन 7वीं लाइन टाइप करते करते अगर बीच में लाइट चली गई तो आपका वो सारा का सारा डाटा क्या होता है, वहाँ से अगर वो डाटा उस समय तक, जैसे लाइट गई है उस समय तक अगर वो 5 से 6 लाइनें वाला जो डाटा है वो आपका रैम मेमोरी में ही था, रोम के पास नहीं पहुँचा, वो उस समय अगर रैम मेमोरी में ही था, तो वो जब आप दोबारा लाइट आएगी कंप्यूटर को ऑन करोगे तो वो 5 की 5 या 6 लाइनें जो है आपकी हट चुकी होगी। हट क्यों चुकी होगी? क्योंकि वो उस समय जो डाटा है उस समय किस में था, रैम मेमोरी के अंदर था, और रैम मेमोरी में डाटा सिर्फ लाइट आने तक ही उसके अंदर रहता है, लाइट जाने के बाद में वहाँ से डाटा नष्ट हो जाता है। इस कारण से इसको अस्थायी मेमोरी या टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे हम रैम के बारे में और चर्चा करते हैं। तो चलिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको हमने क्या कहा है, अस्थायी मेमोरी कहा है। रैम आपकी क्या है, रैम आपकी एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है। चलिए अब रैम आपकी अस्थायी मेमोरी हो चुकी है, क्योंकि इसमें जो डाटा है वो लाइट रहने तक ही रहता है और लाइट जाने के बाद में डाटा नष्ट हो जाता है, इस कारण से इसको अस्थायी मेमोरी कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट लाइन अगर हम बात करें रैम के बारे में, तो रैम जो है इसको वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं इसे वॉलेटाइल यानी परिवर्तनशील, वॉलेटाइल यानी परिवर्तनशील मेमोरी भी कहते हैं। वॉलेटाइल यानी परिवर्तनशील मेमोरी भी कहते हैं। इसको वॉलेटाइल या परिवर्तनशील मेमोरी क्यों कहेंगे इसको वॉलेटाइल या परिवर्तनशील मेमोरी? इसको वॉलेटाइल या परिवर्तनशील मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब तक लाइट आ रही है आप इस पर काम कर रहे हो और जैसे लाइट चली गई, डाटा ख़त्म हो गया, तो दोबारा से आपको नया डाटा इसमें लिखना पड़ेगा। तो इसमें कोई भी डाटा स्थायी नहीं रह रहा है, तो इस कारण से इसको कहते हैं कि ये जो मेमोरी है वो परिवर्तनशील होती है। इसमें परिवर्तन क्या होता है कि जैसे लाइट गई डाटा सारा नष्ट हो गया और डाटा को फिर से नए तरीके से लिखना स्टार्ट करना होता है। ठीक है, तो नया डाटा फिर से इसमें डालना होता है, इस कारण से इसको कहते हैं ये परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील है इसका मतलब ये एक तरीके से जो है आपकी लाइट जाने के बाद में कुछ और प्रकार से कार्य करती है और जब तक लाइट है तब तक किसी और प्रकार से कार्य करती है। लाइट है तब तक अपने पास डाटा को रखती है, लाइट जाने के बाद में डाटा को नष्ट कर देती है, इस कारण से इसको कहते हैं परिवर्तनशील मेमोरी है। ठीक है, तो इसे वॉलेटाइल या परिवर्तनशील मेमोरी भी कहते हैं। फिर लिखेंगे कि यह एक सेमीकंडक्टर चिप होती है। यह एक सेमीकंडक्टर चिप होती है। यह एक सेमीकंडक्टर चिप होती है। किसी भी इनपुट डिवाइस द्वारा इनपुट किया गया डाटा सर्वप्रथम रैम मेमोरी में स्टोर होता है। इनपुट डिवाइस द्वारा इनपुट किया गया डाटा सर्वप्रथम रैम मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है, तो यहाँ तक भी समझ में आ चुका है आपको कि भाई रैम मेमोरी है और हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा हम सबसे पहले डालेंगे वो किसके पास जाएगा, रैम मेमोरी के पास ही जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम जो है हमारी नेक्स्ट कल की क्लास में हम देखेंगे रैम मेमोरी कितने प्रकार की होती है, रैम मेमोरी के टाइप्स देखेंगे, उसके आगे हम रोम मेमोरी देखेंगे और फिर उसके बाद में हम जो है धीरे धीरे एक एक करके सेकेंडरी मेमोरी की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में जो हमने पढ़ा, आज की क्लास में हमने स्टार्ट किया मेमोरी क्या होती है, मेमोरी डिवाइस कौन सी होती है, और फिर हमने देखा कि मेमोरी यूनिट्स कौन कौन सी होती है, और उसके बाद में हमने देखा कि प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स क्या होते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और मैं ऐसी आशा रखती हूँ कि मेरी ये क्लासेस जो है आपकी बहुत हेल्प कर रही होगी। ठीक है, तो आप इस क्लास का रिवीजन ज़रूर कीजिएगा, इसको देखने के बाद इसको रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस के बारे में। और आप जो है मेरा इतना ये कहना है कि कुछ ऐसी स्थितियाँ मेरे साथ बनी जिसके कारण जो है मेरी क्लास में एक एक दिन का ब्रेक रहा, लेकिन मैं आपको ये कहती हूँ कि आपकी 30 अक्टूबर से पहले दिल्ली पुलिस से रिलेटेड लगभग जो है मैं ये कंप्यूटर का कोर्स करवा चुकी होंगी। ठीक है, कुछ एक चैप्टर बचेगा MS एक्सेल को लेके, तो वो भी मैं 10 नवंबर से पहले करवा दूंगी। तो आप मुझ पर भरोसा रखिए और आपका ये भरोसा ही जो है मुझे मोटिवेट कर रहा है। जिस तरीके से आप मुझे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी ये क्लासेस जिस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही है, उस तरीके से मुझे दिन ब दिन मोटिवेशन मिलता जा रहा है। तो इसी तरीके से मैं आपको फिर मिलूँगी अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप
आप पढ़ते रहिए। और मेरी वीडियो अगर आपको बेहद पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 इसको लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। मुझे जो है टेलीग्राम मेरा लिंक भी जो है लिंक बॉक्स में दिया हुआ होता है, तो आप मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप जो है अगर ये मेरी क्लासेस आपके लिए वास्तव में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो रही है तो आप जो है इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।